हेलो गाइस। आज मैं कोस्ट ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूं और ये कोस्ट ऑडिट फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। बट ये सीएमए फाइनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएमए फाइनल के लिए ये पेपर नंबर 19 में 100 मार्क्स का कोस्ट ऑडिट आता है और कोस्ट ऑडिट सीए फाइनल भी आता है। अप्रोक्स 10 to 12 मार्क्स का सीए फाइनल में पूछता है और 100 मार्क्स का पेपर है एक सीएमए फाइनल में, पेपर नंबर 19। चलिए मैं कोस्ट ऑडिट स्टार्ट करता हूँ। ये जो कोस्ट ऑडिट है वो एज पर सेक्शन 148 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में आता है। सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में कोस्ट रिकॉर्ड है और सेक्शन 148 सब सेक्शन 2 में कोस्ट ऑडिट है। सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में कोस्ट रिकॉर्ड है। सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में कोस्ट रिकॉर्ड है। चलिए पहले कोस्ट रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूँ। और तो जैसे बोलता है कि ये जो कंपनी ये जो कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 है, इसका रूल्स दिया हुआ है और इसका सीआरए फॉर्म होता है। जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर में एडीटी 1, 2, 3, 4 करके जो फॉर्म आता है, इसी तरह से कोस्ट ऑडिटर के लिए सीआरए फॉर्म होता है और इसका 6 रूल्स होता है और 4 फॉर्म होता है। तो जैसे रूल 1 कोस्ट रिकॉर्ड का जो रूल 1 होता है वो होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। मीन्स इसका नाम क्या है इस एक्ट का नाम है द रूल्स में बी कॉल्ड कंपनी कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। दे शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट ऑन 36/2014। 36/2014 में आया है ये कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। रूल वन शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट हो गया और रूल टू है डेफिनेशन। जो भी रूल 2 होता है, जनरली जितना भी हम लोग एक्ट पर हैं उसमें जो रूल 2 होता है, जो भी रूल 2 हो या सेक्शन 2 हो, वो हमेशा डेफिनेशन का ही होता है। इसलिए रूल 1 हो गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, रूल 2 हो गया डेफिनेशन। जैसे डेफिनेशन में आ गया एक्ट हो गया कि कौन सा एक्ट के अंदर ये जो कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स है। जैसे कि एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 148 के अंदर में कोस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स है। सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में कोस्ट रिकॉर्ड है और सेक्शन 148 सब सेक्शन 2 में कोस्ट ऑडिट है। तो रूल 2 में डेफिनेशन हो गया, एक्ट मतलब हो गया कि कौन सा एक्ट के अंदर है, ये सब डेफिनेशन दिया हुआ है रूल 2 में। और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट हेडिंग
अब तो एक्साइज नहीं रहा। एक्साइज के समय सीटा हेडिंग होता था कि कौन सा, जैसे जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता था चाहे प्रोडक्शन होता था, हर प्रोडक्ट का एक हेडिंग होता था कि जैसे कि एक मशीन बन रहा है तो उसका कितना, उसका 0 3 4 5 समथिंग हेडिंग होता था। अगर उसका पार्ट्स बना तो उसका समथिंग 0 1 2 करके हेडिंग होता था। तो इसी तरह से ये सब का डिफाइन है, इस डेफिनेशन में दिया हुआ है। ऐसा ही कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ कोस्टल बक्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 में जो दिया हुआ है। वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, जो है कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है वही कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो कि कॉस्ट ऑडिटर बना के सबमिट करता है कंपनी में, उसी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है। वैसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है अकाउंट्स, उसी को कॉस्ट रिकॉर्ड बोला जाता है। उसका फॉर्म हो गया जो CRA फॉर्म होता है। इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और जितना भी दिया हुआ है ये सब डेफिनेशन में आता है। अब रूल 3 में आ गया एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। रूल 3 हो गया एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, इसका ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड है ये दो तरह का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट टूल्स में दो तरह की कंपनी होते हैं। एक होते हैं रेगुलेटेड सेक्टर और एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। दो तरह की कंपनी होता है, एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी, एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी। तो कॉस्ट रिकॉर्ड किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड मीन्स कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल है। तो दो तरह का कंपनी होता है, एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी, एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी। तो जिसका भी टर्नओवर 35 करोड़ रुपीस और मोर, जिसका भी टर्नओवर 35 करोड़ और मोर जो पिछले साल का है, अगर पिछले साल में जिस भी कंपनी का 35 करोड़ रुपीस और मोर अगर उसका टर्नओवर होता है पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इस साल उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा। जो भी कंपनी का लास्ट ईयर मीन्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर 35 करोड़ रुपीस और मोर अगर उसका टर्नओवर है, तो इस साल उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा, चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी हो चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी हो। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि कौन सा कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं कराना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करवाना पड़ेगा। जैसे कि माइक्रो एंटरप्राइज और जैसे माइक्रो एंटरप्राइज कंपनी है और स्मॉल इंटरप्राइज कंपनी है। जो भी माइक्रो है या स्मॉल है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्ट 2006 में डिफाइन है। बट यहाँ पे मीडियम को एग्जाम्पशन नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ माइक्रो इंटरप्राइज जो माइक्रो कंपनी है या स्मॉल कंपनी है उन लोगों को एग्जाम्पशन दिया गया है कि ये इन लोग नहीं चाहेगा तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं भी कर सकता है। रूल 3 हो गया। जैसे कि जो रूल 3 है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। ये जो मेंटेनेंस जो एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड की कॉस्ट रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, कौन सा कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे ये डोमेस्टिक कंपनी हो गया, जो भी इंडिया का कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी होता है। अब एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डिफाइन है कंपनी एक्ट का। सेक्शन 2 क्लॉज 42 सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डिफाइन है फॉरेन कंपनी, जो कि रूल 3 में दिया हुआ है। तो जो भी डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, उसको तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनी क्या होता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ सर्विस इन इंडिया। चाहे वो प्लेस इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुआ है बट उसको सर्विस इंडिया में दे रहा है, या अगर उसका ऑफिस भी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑफिस क्यों नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है, चाहे वो फिजिकली सर्विस प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है,
तो वो फॉरेन कंपनी होता है। तो रूल 3 में एक रेगुलेटेड एक नॉन रेगुलेटेड दोनों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा। अगर उसका जो टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ रुपीस और मोर होता है तो 35 करोड़ पिछले साल का, जो कि प्रोडक्शन करे या सर्विस प्रोवाइड करे। अब हम लोग रूल 4 में आते हैं। रूल 4 बोलता है एप्लीकेबिलिटी फॉर कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट कौन कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल है? एवरी रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी, रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी, या इसमें भी जो कोस्ट ऑडिट है वो जो रेगुलेटेड सेक्टर है या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, दोनों का जो टर्नओवर लिमिट है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे रेगुलेटेड सेक्टर में 6 टाइप ऑफ कंपनी आते हैं। एवरी रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी में छः तरह का कंपनी आता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम एंड गैस हो गया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स हो गया, फर्टिलाइजर एंड शुगर हो गया। तो कोस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट हैज़ बीन मेड सब्जेक्ट टू टर्न ओवर बेस्ट थ्रेशोल्ड 50 करोड़ रुपीज़ एंड ऑल 50 करोड़ फॉर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड 25 करोड़ रुपीज़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो कहता है कि जो 50 करोड़ है वो 50 करोड़ जो टर्नओवर है पूरा कंपनी का 50 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर होना चाहिए। और कहता है कि 50 करोड़ फॉर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस, जितना भी कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस है पूरा का टर्नओवर अगर 50 करोड़ है, और अगर 25 करोड़ फॉर इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल का 25 और पूरा कंपनी का 50 होता है तो उसको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा, जो कि रेगुलेटेड सेक्टर के लिए है। बट अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो तो उसका टर्नओवर 100 करोड़ और 35 करोड़ होगा। तो जैसे 100 करोड़ फॉर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड 35 करोड़ फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस का अगर वो टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है तो उसको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है रूल 4 का। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोस्ट ऑडिट। पहले तो मैं बताया कि दो तरह के कंपनी होते हैं कोस्ट ऑडिट या कोस्ट रिकॉर्ड में। पहला होता है रेगुलेटेड सेक्टर, दूसरा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कंपनी होते हैं। पहले हम लोग रेगुलेटेड सेक्टर देखते हैं, जिसका कि ओवरऑल टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ होना चाहिए, और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस 25 करोड़। पिछले साल का जो भी टर्नओवर है 50 करोड़ रुपीज़ पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विस में होना चाहिए, और एग्रीगेट एक प्रोडक्ट का कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए। तो उसको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो है रेगुलेटेड सेक्टर का कंडीशन। ये यहाँ पे दोनों फुलफिल करना पड़ेगा, दोनों फुलफिल होगा तभी कोस्ट ऑडिट करवाना होगा। ये एंड होगा, एंड मतलब दोनों। अब ये हम लोग नॉन रेगुलेटर में आते हैं। नॉन रेगुलेटर में सेमी कंडीशन है कि पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, और अगर ये टर्नओवर फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का 35 करोड़ होना चाहिए, तो उसको कोस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा रूल 4 के अंदर। अब तो बोलता है कि किस पे कोस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा कंपनी है जिसको कोस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे कोई कंपनी है, अगर उसका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट मोर देन 75% उसका टोटल रेवेन्यू आता है। अगर कोई कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करता है और उसका टोटल रेवेन्यू 75% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से ही आता है, टोटल रेवेन्यू उसका मोर देन 75% एक्सपोर्ट से ही आता है, तो उसको कोस्ट ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा, बट उसको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना पड़ेगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रूल 4 शैल नॉट एप्लीकेबल मीन्स कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा इसके लिए जिसका एक्सपोर्ट से 75% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है टोटल रेवेन्यू का, तो उसको कॉस्ट ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि वैसे ही एक और दो जन को एग्जाम्पशन दिया हुआ है। एक तो आपका अगर आपका जो एक्सपोर्ट करते हैं तो 75% ऑफ मोर देन 75% टोटल रेवेन्यू अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो अपना रेवेन्यू का, तो आपको नहीं करवाना पड़ेगा। एक और कंडीशन है कि अगर इफ़ ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपका बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो भी आप लोगों को कॉस्ट ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा। ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेम ही है, यहाँ भी सेम ही है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू का, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं आपका टोटल रेवेन्यू का मोर देन 75% आपका रेवेन्यू होता है। अगर अपना बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करते हैं तो आप लोगों को कॉस्ट ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा, बट कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, इसलिए आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा बट कॉस्ट ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा। चलिए रूल 4 हो गया। अब रूल 6 में आते हैं। रूल 6 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन फॉर्म CRA1 में मेंटेन होता है। हैव बीन postponed to financial year 15-16 for the following company in some non-regulated sector, namely coffee, tea, सब जो भी मेंटेन होता है कॉस्ट रिकॉर्ड वो CRA1 में होता है। जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो फॉर्म होता है वो CRA1 होता है। तो C मतलब क्या होता है? C मतलब कॉस्ट, R मतलब रिकॉर्ड, A मतलब ऑडिट, CRA1। तो जिस तरह के इसमें जो फॉर्म होता है CRA1 होता है, CRA2 होता है, CRA3 होता है, CRA4 होता है, वैसे ही जो स्टैट ऑडिट हम लोग पढ़ते हैं उसमें फॉर्म होता है ADT1, ADT2, ADT3, ADT4 सेम। चलिए रूल 6 बोलता है कॉस्ट ऑडिट। रूल 6 बोलता है कॉस्ट ऑडिट। जैसे कोई भी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल to be filled by the board of director within 30 days and of occurrence of such vacancy, and the company shall inform central government in form CRA2 within 30 days of such appointment of cost auditor। जैसे बोलता है कि कंपनी में अगर कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाता है कॉस्ट ऑडिटर का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विथिन 30 डेज, जब से बोर्ड ऑडिटर कंपनी छोड़ के गया, विथिन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक नया कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करें, और अपॉइंटमेंट के समय जिस दिन अपॉइंट किया उस दिन से 30 दिन के अंदर CRA2 फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेगा, मीन्स इन्फॉर्म करेगा कि हम एक नया कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए हैं। रूल 6 हो गया। अब कॉस्ट ऑडिट रूल 6 का वही जो ऊपर हम लोग जो टेबल में पढ़े इसी का डायग्रामेटिक फॉर्म दिया हुआ है। रूल 6 कॉस्ट ऑडिट कहता है कि बोर्ड मीटिंग, जो भी कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो हमेशा बोर्ड मीटिंग में ही होता है। बोर्ड मीटिंग मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है उसे बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, इसलिए बोर्ड मीटिंग में होता है। अपॉइंटमेंट विथिन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी में, जिस दिन से साल स्टार्ट होता है, जिस दिन से साल स्टार्ट होता है तो 180 दिन के भीतर एक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना चाहिए एक कंपनी को। तो कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट। कंपनी कॉस्ट ऑडिटर जो भी कॉस्ट ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट करना चाहता है ऐसे कॉस्ट ऑडिटर, कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर को कि हाँ आपको मैं अपना कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने वाला हूँ। तो
file a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days of board meeting in such appointment is made, or file a notice of such appointment with the central government within a period of 180 days from commencement of the financial year। कहता है कि जिस दिन कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ या जिस दिन कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो उस दिन से 30 दिन के अंदर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे कि हाँ हम एक नया कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए। अगर और एक और कंडीशन है कि साल स्टार्ट होने से 180 डेज के अंदर कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए कि हम एक नया कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए हैं। बीच वेरियस ईयरलियर, ये दोनों कंडीशन में से बीच वेरियस ईयरलियर करना पड़ेगा, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कहता है कि द ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन ऑफिस till the expiry of 180 days from the closure of the financial year or till he submit the report। ये जो पोस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ उसका ड्यूरेशन कितना दिन होता है ऑफिस में? साल खत्म होने के 180 दिन या जिस दिन वो रिपोर्ट पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दे कंपनी में, तब तक उसका ऑफिस होता है एक कंपनी में ऐसे पोस्ट ऑडिटर। फिर कहता है कि कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बीओडी विद इन 30 डेज। जो भी कैजुअल वैकेंसी होता है कंपनी में पोस्ट ऑडिटर का, वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ए बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ दैट कैजुअल वैकेंसी। तो फिर कहता है कि इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्फॉर्म CRA2 इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्फॉर्म CRA2 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। जिस दिन पोस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा कंपनी में, उस दिन से 30 दिन के भीतर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए कि हाँ इनके नया पोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किए, और जिस दिन अपॉइंटमेंट हो उस दिन से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। सबमिट कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय कोस्ट ऑडिटर इन्फॉर्म CRA3। जो भी कोस्ट ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, वो जो रिपोर्ट बनाता है वो CRA3 में कोस्ट ऑडिटर सबमिट करता है कंपनी को। कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू BOD विथिन 180 डेज। वो साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर एक कोस्ट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी में सबमिट कर दे। कंपनी शैल विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन CRA4। जिस दिन कंपनी को कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलता है, उस दिन से 30 दिन के अंदर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA4 में कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दे। जब से सपोज दैट कोस्ट ऑडिटर आज जमा किया कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी में, तो कंपनी जिस दिन रिसीव किया ना, उस दिन से 30 दिन के अंदर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि हाँ कोस्ट ऑडिटर एक कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर चुका है, और ये जो कंपनी सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो CRA4 में करेगा।